लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा। कि पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त नहीं करना चाहिए, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी पड़ेगी। ग्रीन जोन है, वहाँ लगभग एक्टिविटीज सारी शुरू हो गई है। 500 से ज़्यादा जिले हैं। ऑरेंज जोन है, वहाँ भी लगभग सारी एक्टिविटीज शुरू होगी। और जो रेड जोन है वही थोड़े से बंधनों के साथ, लेकिन व्यवहार खुलेगा। इस क्राइसिस को हम आत्मनिर्भर भारत के अभियान में एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, हमेशा मास्क पहन के घर से बाहर निकलना है। तो ये एक विपदा है जिसकी ना कोई दवा है ना कोई वैक्सीन है। दुआ है और लॉकडाउन। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश में जब लॉकडाउन लगाया गया था तो एक झटके में लगाया गया था। अनुभव के नाम पर हम सब के पास एक जनता कर्फ्यू का अनुभव था। लेकिन जब इस लॉकडाउन को हटाना होगा तो वो बहुत धीरे धीरे की कार्रवाई होगी। एग्जिट प्लान हिंदुस्तान का कैसा हो सकता है, आइए आज इसी का विश्लेषण करते हैं। कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। कोरोना के साथ जीना है, कोरोना से बचकर रहना है, पर इस तालाबंदी से बाहर भी निकलना है। ठीक है, हम लोग पूरा आश्वस्त और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ना कि इस कंटेम्पररी क्राइसिस से उभरना, उससे अलावा लंबे समय तक भारत को वैश्विक स्थिति में, ग्लोबल सिचुएशन में एक मजबूत स्थिति में खड़ा करने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत अभियान उन्होंने शुरू किया है। उसके लिए पूरा स्पष्टता है, उसकी पूरा डिटेलिंग है, उसकी पूरा रणनीति बनी है। चरणबद्ध तरीके से उसकी क्रियान्वयन भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। लॉकडाउन का चौथा चरण कोरोना के खिलाफ युद्ध की नई मुनादी, नई रणनीति का ऐलान है कि महामारी की चुनौती बड़ी है तो क्या, अब जिंदगी के भी मुस्कुराने की बारी। कोरोना को कदम कदम पर मात देते हुए अब तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस दूरदर्शी सोच ने, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से योद्धा की तरह इस देश के 130-135 करोड़ लोगों का नेतृत्व किया है, इस संकट के समय में अग्रणी भूमिका निभाई है सेनापति की तरह, उस तरह से आज ये देश आत्मविश्वास से लबरेज है। माना कि कोरोना से विजय के यज्ञ में अंतिम आहुति अभी बाकी है, माना कि विजय का यज्ञ अभी अधूरा है, लेकिन कोरोना जीवन की मंजिल नहीं, पड़ाव है। पड़ाव पर और कितने दिन रुका जाता, आगे निकलना ही था, आगे निकलेंगे। मुझे लगता है समाज की बाकी जो वर्ग है वो और उसके साथ साथ जो अन्य क्षेत्र है उनके बारे में निश्चित रूप से बड़ी बड़ी योजनाएं आएगी, क्योंकि मोदी जी जब विचार करते हैं तब सभी वर्गों के सभी समस्याओं का सही निदान होकर उसका सही इलाज के लिए जितना जरूरी है उतना करना, ये है। सिंबॉलिज्म में वो जाते नहीं, वो जितनी जरूरत है उतने देते। तमाम तर्क है दुनिया में अलग अलग। एक तर्क ने कहा कि वैक्सीन न मिलने तक कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए।
दूसरे तर्क ने कहा कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीवन को बिताने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो अब वो आदत समझ लीजिए डाल ली। कोरोना से लड़ेंगे, महामारी से भिड़ेंगे, लेकिन जिंदगी भी वापस पटरी पर लौटेगी। लॉकडाउन 4 का यही सत्य है। अब हमको एक तरफ प्रयास करना है कोरोना संक्रमण या कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का, वहीं दूसरी तरफ हमको कोशिश करनी है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां और लोगों की जिंदगी पटरी पर आए। सारी सावधानी रखते हुए उपाय वो करने पड़ेंगे और इसलिए उन्होंने इस बार राज्यों को कहा है कि राज्य खुद फैसला करें, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, यहाँ लॉकडाउन का स्वरूप क्या क्या रहेगा। सब इस बात से एकमत है कि पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त नहीं करना चाहिए। शाम को 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक तो कर्फ्यू जैसा माहौल ही रहना चाहिए, क्योंकि एकदम अगर निकल पड़े, मानसिकता ये बन गई कि अब खत्म, तो खतरा संक्रमण का बहुत बढ़ जाएगा। अगर कोरोना की वजह से लॉकडाउन नहीं होता तो दिल्ली के इस फिरोज शाह कोटला मैदान के गेट आज खुले होते, आईपीएल के मैचेस यहां पर हो रहे होते। बहरहाल दुनिया भर में अलग अलग जो खेल मैदान है अब कम से कम खिलाड़ियों के लिए धीरे धीरे खुलना शुरू हो रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन से जिस तरीके से कोरोना से मुकाबला किया गया, उसी तरीके से एग्जिट प्लान भी महत्वपूर्ण होगा। पूरी दुनिया में हमने देखा है कि किस तरीके से लगे लॉकडाउन और कैसे देशों ने उसमें से निकलना शुरू किया। भारत में जो लॉकडाउन लगा वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि चीन में भी वुहान केंद्रित लॉकडाउन था, तो अमेरिका में न्यूयॉर्क पर केंद्रित लॉकडाउन। अब इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, तो एग्जिट प्लान भी थोड़ा अलग होना होगा। एक फैसले से स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, एक फरमान से दुकान बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, दफ्तर बंद हो गए। लॉकडाउन एक झटके में लगा तो दिया गया, लेकिन लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए एक मुकम्मल योजना की जरूरत होती है। इसी को एग्जिट प्लान कहते हैं। दुनिया में इतनी बड़ी आबादी को कोई दूसरा देश बंद करके नहीं रख पाया। सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन ने संपूर्ण लॉकडाउन की कड़ाई केवल वुहान में की। और साथ में यह भी समझिए कि चीन एक लोकतांत्रिक देश भी नहीं। अमेरिका, जो कि आबादी के मामले में 30 नंबर का देश है, उसने लॉकडाउन न्यूयॉर्क में ही किया। भारत में अगर लॉकडाउन मुश्किल था तो लॉकडाउन से निकलना भी कम मुश्किल नहीं होगा। देखिए, पहले एक बात समझिए, ये जो पूरे कोरोना की आपदा है, इसलिए पूरी दुनिया को उलट दिया है। दुनिया में जो कुछ अभी हो रहा है, ऐसा 150-200 वर्षों में दुनिया में होता है। और 2 महीने में दुनिया क्या हो गई आप भी देख रहे हैं। कभी कल्पना की थी कि अमेरिका में 50,000 लोग मरेंगे, यूरोप में लगभग संख्या लाख के लगभग हो जाएगी, इंग्लैंड में 33,000 लोग मरेंगे, रूस में लगभग 10,000 संख्या पहुंच गई है। तो ये एक विपदा है जिसकी ना कोई दवा है ना कोई वैक्सीन है। दुआ है और लॉकडाउन है। और आज इस बात को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन किया, भारत ऐसे विविधता से भरे देश ने उनके नेतृत्व पर आस्था प्रकट करते हुए स्वीकार किया। तो इसमें लोगों के इस संयम को मैं सलाम करता हूं। एग्जिट प्लान यानी जटिल परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए देश की सरकार का तय किया हुआ टाइम टेबल। सवाल ये उठता है कि कैसा होना चाहिए एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान ऐसा होना चाहिए कि इनको अपनाने से जान का नुकसान भी ना हो और लॉकडाउन की वजह से बढ़ता आर्थिक प्रेशर भी कम हो। भारत इस ओर कदम बढ़ा रहा है, पर बाकी देशों का प्लान भी आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ शहरों में रेस्टोरेंट, खेल के मैदान और स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत दे दी गई है। न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में लोग एक शहर से दूसरे शहर सफर कर पाएंगे। न्यूजीलैंड ने रेस्टोरेंट, दुकानें और सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी। हालांकि बार 21 मई तक बंद रहेंगे। श्रीलंका ने सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में सीमित स्टाफ के साथ काम शुरू करने की अनुमति दे दी है। ब्रिटेन में अब लोग काम के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वर्क फ्रॉम होम कल्चर रहेगा। वर्क प्लेस में कोविड-19 सिक्योर गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। फ्रांस और नेदरलैंड्स में आंशिक तौर पर प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। फ्रांस में लोग दफ्तरों में लौटने लगे हैं।
डेनमार्क में जल्द ही शॉपिंग सेंटर और पोलैंड में होटल खोले जा सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन एग्जिट करने की जल्दबाजी कभी कभी भारी भी पड़ सकती है। भारत को ये ध्यान में रखना होगा। कई ऐसे देश हैं जहां लॉकडाउन में रियायत दी गई तो कोरोना के मामले बढ़ने की भी खबरें आई। भारत में लॉकडाउन का बोझ अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। सरकार भी इस बात को समझ रही है, लेकिन हड़बड़ाहट में लिए फैसले से लेने के देने पड़ सकते हैं। WHO ने कहा है कि लॉकडाउन में ढील देने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि संक्रमण नियंत्रण में हो और स्वास्थ्य सेवाएं एकदम दुरुस्त। We are all learning all the time and adjusting our strategy based on the latest available evidence. It includes 6 criteria for countries as they consider lifting restrictions. First, that transmission is controlled. Second, that health system capacities are in place to detect, test, isolate, and treat every case and trace every contact. Third, that outbreak risks are minimized in special settings like health facilities and nursing homes. Fourth, that preventive measures are in place in workplaces, schools, and other places where it's essential for people to go. Fifth, that importation risks can be managed. And sixth, that communities are fully educated, engaged, and empowered to adjust to the new norm. शराब की दुकानों के शटर ऊपर हुए तो लंबी लाइनें लग गईं, लेकिन कुछ चीजों के लिए आपको इंतजार अभी करना होगा। जैसे रेस्टोरेंट जो है वहां पर अभी आप बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, आपके लिए होम डिलीवरी की ही सुविधाएं रहेंगी। इस तरह की चीजों के बीच में अर्थव्यवस्था आगे कैसे बढ़ेगी, उसमें आत्मनिर्भरता का भी मंत्र दिया गया है। जब ज्यादा था तब जिंदगी को 70 mm के पर्दे वाले भव्य सिनेमा के जैसे जिया। महामारी ने अब थोड़ा थोड़ा छोड़ा है तो उसी के साथ जी लेंगे। जो कम पड़ गया उसका निर्माण करेंगे, जो पीछे छूट गए उन्हें साथ लेकर चलेंगे। आत्मनिर्भरता उबरने और दुनिया में उभरने का मंत्र है, तो ये मंत्र ही अब जीने की राह है। देखिए, वर्षों से एक ये चर्चा होती थी कि हिंदुस्तान में अगर कुछ सामान आया, रॉ मटेरियल आया, तो चलें उसको एक असेंबली की दृष्टि से देखा जाए। हिंदुस्तान खुद इतना आत्मनिर्भर क्या हो सकता है कि 0 से लेके 10 तक जितनी सप्लाई चेन की ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतें प्लस साइंटिफिक कंपोनेंट मिलाकर एक प्रोडक्ट यूनिकली मेक इन इंडिया बनाए। अब लोग अक्सर ये सोचते हैं कि जब लॉकडाउन नहीं था अंजना जी, तब भी लोगों को लगता था कि टर्न अराउंड टाइम जो होता है साइंटिफिक कम्युनिटी का, अथवा एक बार आप एक साइंटिफिक स्पेसिमेन तैयार भी कर लेते हैं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाता। आपने पीपीई का उल्लेख किया, उससे थोड़ा पहले मैं ले जाती हूँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की पूरे विश्व में दरकार हुई। हिंदुस्तान दुनिया का फार्मेसी बन गया। कुछ लोगों को ये चिंता थी कि हमारे पास पर्याप्त है। आज हालत यह है कि 60 से ज्यादा राष्ट्रों में हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मानवता के आधार पर पहुंचाए, उनके लिए हिंदुस्तान सहारा बना। जहां तक पीपीई किट्स की बात है, जो इंपोर्ट होते था उसकी कीमत और जो आज बनता है उसकी कीमत में जमीन आसमान का फर्क है, और हमारी क्वालिटी हिंदुस्तान की बेहतर है इंपोर्टेड मटेरियल से। वो 2200 रुपए का मिलता था, हम 600 रुपए में बनाकर हमारे डॉक्टर्स को दे रहे हैं। हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, और इस समय दुनिया ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमता देखी है, उनकी सूझबूझ और दूरदर्शी नीति देखी है, और भारत के लोकतंत्र, जिसमें आप भी मीडिया आते हैं, लोकतंत्र की प्रामाणिकता देखी है, तो दुनिया का भारत के प्रति एक बहुत नज़रिया बदला है। मैंने अपने विभाग को कहा कि भारत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बनाओ, बहुत हो गया विदेशी। मैंने हैकाथॉन किया रोहित जी, अब तक 2000 स्टार्टअप और बाकी कंपनी ने अप्लाई किया है, और हम उसमें से बेस्ट मटेरियल को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संचार विभाग में एक संस्था है C.DOT, वो हमारी टेक्निकल संस्था है रिसर्च की, उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन किया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इतना अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने बनाया है जो दुनिया के बेस्ट मॉडल से भी बढ़िया है। हमने कहा वैज्ञानिकों जागो, अच्छी चीज बनाओ और बताओ। उन्होंने व्हाट्सएप के पैरेलल एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें सरकारी सेवा, सेना, पुलिस के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा और आम पब्लिक के लिए भी
व्यवस्था रहेगी। हमने कहा इसको भी बनाओ। इच्छा शक्ति की नींव में 5 स्तंभों को स्थापित होना है। वो 5 स्तंभ जिनके आधार पर भव्य आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तय हुआ है। मजबूत इकोनॉमी की ईंटें लगेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर का सीमेंट लगेगा, आधुनिक सिस्टम का सरिया लगेगा, डेमोग्राफी का बालू लगेगा और दुनिया में भारत के प्रोडक्ट्स की डिमांड की मजदूरी लगेगी। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ का इंटीरियर भी लगेगा। देखिए, प्रायोरिटी है हमारी देश में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम बाहर के देशों के ऊपर निर्भर ना करें। हम उस उत्पादन की शक्ति इतनी ही प्रोफेशनली साउंड करें कि हम ग्लोबल कंपटीशन में, ग्लोबल सप्लाई चेन पे अपना हिस्सेदारी रख पाए। मैं भारत की मानव शक्ति, भारत की जो नौजवानों की हुनर, भारत में जो नेचुरल रिसोर्स है, भारत की जो अंतर्निहित अर्थनैतिक व्यवहार के तरीके हैं, उसमें से निश्चित रूप में हम एक ग्लोबल ब्रांड बन जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस क्राइसिस को हम आत्मनिर्भर भारत की अभियान में एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तित करना है। आत्मनिर्भरता अभियान के आधुनिक रथ को चलाने के लिए 20 लाख करोड़ के ईंधन का प्रबंध किया गया है। ये भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा राहत पैकेज है। भारत की कुल जीडीपी का 10% है और वर्ल्ड बैंक के जीडीपी इंडिकेटर के अनुसार ये पैकेज दुनिया के 149 देशों की वार्षिक जीडीपी से अधिक है। वायरस ने रिवर्स गियर में कई महीने दौड़ाए रखा, कई स्तर पर जीवन छिन्न भिन्न हो गया। अब समय देश के ढांचे के पुनरुद्धार का है। अगर आप देखेंगे तो देश में जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 30% वर्कर्स ही उसका लाभ उठा पाते हैं। समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। अनऑर्गेनाइज जो असंगठित क्षेत्र है उसमें ये दिक्कत है और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन की यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी, पूरे देश भर में एक जैसा उसका हो। कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। आत्मनिर्भरता के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति के लिए अर्थ चाहिए, वो भी पूरी प्लानिंग के बाद। बंद रास्ते खुल रहे हैं। जहां कोरोना की चुनौती है वहां लड़ने के प्रबंधों के साथ उम्मीद ये कि एक दिन कोरोना से जंग जीतेंगे भी और तब तक हिंदुस्तान दुनिया के सामने सक्षम, समृद्ध और शक्तिशाली देश बनकर खड़ा होगा। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है जहां से ट्रेनें चलनी शुरू हो चुकी हैं। यात्रा का शुरू होना बहुत बड़ा संकेत होता है कि हम सामान्य जिंदगी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी यात्रा को तय करके हमारे जो मजदूर हैं वो अपने अपने घरों की ओर निकले हैं। ऐसे में अगर आर्थिक गतिविधियां पूरी तरीके से शुरू होनी है तो ये भी तय करना होगा कि उन फैक्ट्रियों में कामकाज कैसे शुरू होगा। श्रम के फावड़े, कुदाले, पराते शहर में छोड़ गए, अब गांव लौट रहे हैं, लौटते ही जा रहे हैं। पूछने पर बताते हैं कि बहुत ज्यादा मन अब वापस लौटने का रहा भी नहीं है शहरों की ओर। काम नहीं चला, 1.5 महीना हो गया, बैठे हैं अभी तक। ना हम लोग के पास खाने का पैसा है, ना हम लोग के पास राशन का सामान है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर बैठ के। हम लोग काम नहीं करना चाहते, हम लोग गाँव जाना चाहते हैं। कोरोना वायरस से तो बाद में मरेंगे इंसान, खाने के लिए पहले मर जाएंगे। भूखमरी आ गया सर, खाने को कुछ नहीं मिला, हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक ठाक होते तो हम ऐसे नहीं आते सर। पैदल आया हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं मिला। बच्चों के लिए अपने परिवार में जाके मर जाएंगे, हम गोली लग जाएगा मर जाएंगे, बाकी हम नहीं जाएंगे लुधियाना, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस, और हम नहीं जा सकते वापिस वहाँ पर। 3-3 दिन भूखे रह के हम लोग कैसे कैसे वहाँ काटे। एक रुपये
जिस दिन से लॉकडाउन लगा उसी दिन मैं वहाँ शहर में गया था। बताइए 1-1.5 महीने तक मैंने किस हिसाब से काटा है, ये कोई कट नहीं सह सकता सरकार। लॉकडाउन 4 में ज्यादातर तरीके के निर्माण की अनुमति मिल चुकी है। ज्यादातर उद्योग धंधे शर्तों के साथ शुरू होंगे। तब सवाल ये उठता है कि जो लाखों मजदूर ईंट ढोते थे, जो लाखों मजदूर सरिया बनाते थे, जो लाखों मजदूर घर, सड़क, दफ्तर बनाते थे, जब वो शहरों में नहीं होंगे तब काम चलेगा कैसे? वो वापस नहीं लौटेंगे तो अर्थव्यवस्था की व्यवस्था को पीठ पर रखकर ठेलेगा कौन? अभी तो फिलहाल वापसी ही पूरी तरह नहीं हो पा रही। लॉकडाउन में एक तस्वीर है मजदूरों के पलायन की और दूसरी तस्वीर है पलायन से बनी स्थिति की। हम इस समय नोएडा के एक ऐसी फैक्ट्री में हैं जहां पर ट्रांसफार्मर्स बनाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर्स बनाए जाते हैं लेकिन काम के नाम पर हमें परिस्थितियां कुछ ऐसी दिख रही हैं। गुरिंदर बंसल जी जो कि एबीसी ट्रांसफार्मर्स को हेड करते हैं, क्या आम दिनों में भी ऐसी तस्वीर रहती है या आपके मजदूर बहुत कम हैं? नहीं मैम, आम दिनों में तो हमारे पास किसी वर्कर के पास फुर्सत नहीं होती है और वर्कर हमारे पास 50-60 वर्कर होते हैं। आप देखिए, आप आज 5-7 वर्कर यहाँ हैं, 2-3 वर्कर वहाँ हैं, 10-12 वर्कर काम कर रहे हैं बस। देश का श्रम और रोजगार मंत्रालय कहता है कि 2019 तक देश में 42 करोड़ ऐसे श्रमिक थे जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। ये वही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जा जाकर उनके शहरों में अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलाते हैं। छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रीज में काम करने वाले 70% से ज्यादा मजदूर जा चुके हैं। बाकी जाना चाहते हैं। जो मिल भी जाएंगे उन्हें काम के लिए दोबारा से स्किल करना अलग चुनौती रहेगा। उनकी स्किल प्रोफाइलिंग हम लोग कर रहे हैं कि उनका क्या हुनर है और उनका क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं। वो मैसन हैं और बिजली मिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं या दर्जी हैं, कपड़े सिलते हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं। तो उस तरह से हम लोग एक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं और उसके आधार पर हमारे किस क्षेत्र में उनकी आवश्यकता है उधर की डिमांड साइड की भी हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। और इसी बीच में हम लोगों ने इस मनरेगा जॉब कार्ड भी बनाना शुरू किया है जो अकुशल श्रमिक हमारे हैं उनके लिए विशेष रूप से। और कुछ केंद्रों पर हम लोगों ने सहमति लेकर के लोगों से जो इच्छुक लोग हैं उनको विभिन्न व्यवसाय के लिए भी तैयार कर रहे हैं, उस प्रकार का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने तो तय कर लिया है कि अब उनके राज्य में ही मजदूरों को काम दिया जाएगा। ऐसे करीब 20 लाख मजदूर हैं। बड़ी संख्या में जब ये श्रमिक नहीं लौटेंगे दूसरे राज्यों के शहरों में तो निर्माण की जरूरतों के सामने संख्या बल की कमी तो खड़ी होगी ही। उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले प्रत्येक कामगार और श्रमिक की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए हर सब कुछ करेगी। हमारे प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक हैं उनको लॉकडाउन के दौरान सुरक्षा और सम्मान आप लोग भी दें। मेरा कहना है कि 20 नहीं अगर 50 लाख भी यूपी के अंदर अतिरिक्त लोग आते हैं, सबको नौकरी और सबको रोजगार उत्तर प्रदेश सरकार देगी। हम लोगों ने इस प्रकार की अपनी कार्ययोजना तैयार की है। वायरस की बेचैनी में मजदूरों ने पलायन का जो सिलसिला शुरू किया तो उसके लिए उठाई गई तकलीफों की तस्वीरें उनके मन मस्तिष्क से शायद ही कभी मिटे। कुछ काम की तलाश में शायद लौट भी आए या शहरों में ही रुके रहने का फैसला करें, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर देश की रिस्ट्रक्चरिंग की तैयारी चल रही है उसके लिए शायद उतने नाकाफी रहे। खाने पीने का बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए हम लोग घर जाना चाहते हैं अपने। इसके लिए मेडिकल करा रहे हैं, मेडिकल करा के ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो कि हम लोग घर पहुंच जाए अपने। कितने लोग हैं आप लोग? अरे हम लोग के इधर एरिया के इधर कम से कम हम लोग जहाँ एक साथ रहते हैं वहाँ 20-25 हमारे ही गाँव के या घर के आसपास के ही है। नहीं मिला ना खाने पीने का, मिल रहा है। खा रखे थे जो 2 टाइम का खाना हो रहा है 1 टाइम आदमी खा रहा है। मतलब कुछ थोड़ा कंट्रोल करके आदमी रख के एडजस्ट कर रहा है कैसे भी करके, बाकी कुछ नहीं। हाँ कैसे भी करके सर हम लोग घर जाने का, हम लोग आर्मी में जाने का। हम लोग ऐसा फंसे हैं सर, 2 आदमी 4 आदमी है और ग्रुप बनाने के लिए बोल रहे हैं 30 आदमी 20 आदमी, हम लोग कहाँ पाएंगे कि जाएंगे। दिल्ली में कई सारे कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले मजदूर हैं, गरीब लोग हैं और कोरोना की सबसे बड़ी मार गरीबों को पड़ रही है। पिछले महीने हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मदद करने के लिए सबके बैंक अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डलवाए थे। इस महीने फिर से उनकी मदद करने के लिए हम लोग उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये और डलवा रहे हैं। कुछ के अकाउंट में डल चुके हैं दोबारा और जो बच गए उनके अकाउंट में और डलवा रहे हैं। लॉकडाउन के 2 चरणों तक या कहिए कि तीसरे चरण के खत्म होने तक जिनका जाना सवाल था
चौथे चरण के लॉकडाउन के आते आते उनका वापस आना भी सवाल बन गया है। और इन्हीं आने जाने के सवालों के बीच इंतजार करेगी अर्थव्यवस्था की गति। लॉकडाउन 3 के खत्म होते होते जिंदगी कुछ इस तरीके से सामान्य सी दिखने लगी है, या यूं कहें कि पटरी पर लौटने लगी है। बहरहाल अलग अलग जो राज्य हैं अपने हिसाब से फैसले भी लेना शुरू कर चुके हैं। कुछ का ऐसा कहना है कि लॉकडाउन को पूरी कड़ाई के साथ काफी आगे तक बढ़ना चाहिए, तो कुछ चाहते हैं कि इस तरह की रियायतें अगर दी जाएं तो वो अपनी जिंदगी को पटरी पर वापस ला सकते हैं। चौथे चरण के आते आते लॉकडाउन की जंजीरें कुछ ढीली पड़ी हैं, कुछ और ढीली होने जा रही हैं, लेकिन सारी जंजीरों से ताला कब खुलेगा, ये यक्ष प्रश्न उत्तर की तलाश में है। तो राज्यों पर निर्भर होता है, क्योंकि केंद्र सरकार एक गाइडलाइन देती है लेकिन आगे राज्य करता है। तो सभी जगह इकोनॉमिक एक्टिविटीज सभी चले, क्योंकि हमने एक अनुभव लिया कि एक गली में 4 दुकानें खोलेंगे ऐसा जब आदेश निकला तो बाकी दुकानदारों ने प्रेशर किया कि आपका चारों का ही क्यों चलेगा, हमारा क्यों नहीं चलेगा। तो 4 लोगों ने भी नहीं खोला, तो सबके बंद रहे। और इसलिए अभी जो होगा वो मुझे लगता है सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ ये लोग निश्चित रूप से दुकानें भी शुरू हो सकती है और बाकी भी व्यवस्था होगी। हाँ, जहाँ संक्रमण ज़्यादा है और जहाँ कंटेनमेंट जोन्स है बहुत सारे, तो वहाँ ज़रा स्थिति अलग रहेगी, लेकिन बाकी ग्रीन जोन है वहाँ लगभग एक्टिविटीज सारी शुरू हो गई है। 500 से ज़्यादा जिले हैं, 200 जिले ऐसे हैं, 150 जिले ऐसे हैं कि जहाँ ऑरेंज जोन है वहाँ भी लगभग सारी एक्टिविटीज शुरू होगी। और जो रेड जोन है वही थोड़े से बंधनों के साथ, लेकिन व्यवहार खुलेगा। अब हमें जीने की आदत करना चाहिए कोविड के साथ, और हमें इसलिए हाथ लगातार धोते रहना, हाइजीन का पालन करना, मास्क लगाना, और उसके साथ साथ बाहर जाते समय लोगों से 1-2 गज की दूरी बना के ही सारे व्यवहार करना, ये काम करना जरूरी है। किसी से बात करके देखिए, उसके मन में लॉकडाउन खुलने को लेकर कुछ सवाल जरूर मिल जाएंगे, कुछ जवाब हमने भी तलाशे। क्या अब वो समय आ चुका है जब देश से लॉकडाउन पूरी तरह हट जाना चाहिए? लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या खत्म करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो वो जो है थोड़ा थोड़ा करके ढील दे देनी चाहिए। थोड़ा मेरे ख्याल से थोड़ा सा ढीली कर देनी चाहिए लॉकडाउन में। हाँ। ये किसकी दुकान है? एक्वेरियम का शॉप है। हाँ, चल पा रहा है कि नहीं? नहीं, अभी तो बंद था, आज खोला हूँ थोड़ा साफ सफाई करने के लिए। जब तक ये बीमारी ना कम होए, जब तक बिल्कुल नहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत फायदा है हम ही लोगों को। अगर लॉकडाउन रहेगा तो सब लोग घर में रहेंगे, और घर में रहेंगे तो बीमारी अपने आप ही कम होगा धीरे धीरे। बहुत दुकानदारियां बहुत खराब हो रही हैं। अब कुछ काम धंधा चलेगा नहीं, तो 2 महीने हो गए खाली बैठे हुए, क्या करेंगे? तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। क्या देश इसके लिए अब तैयार है कि लॉकडाउन पूरी तरह हटने के बाद की स्थितियां संभाली जा सकेंगी? अभी तक जिस तरह से हम लड़े हैं, आपको ठीक लग रही है वो? बिल्कुल ठीक है। अभी तक जिस तरह से देश लड़ा है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, उससे तो काफी हद तक। थोड़ा बहुत तो खत्म होनी चाहिए कि हमारे कमाने की जो जरिया है, हम काम पे नहीं जा रहे हैं तो मैडम लोग पैसे थोड़ी ना देंगी। वो सरकार कह रहा है, न्यूज टीवी में सुन बेशक रहे हैं लोग, पर दे थोड़ी ना रहे हैं लोग। थोड़ा खुलना चाहिए, थोड़ा खुलना चाहिए, थोड़ा और खुलना चाहिए, जिससे से लोग अपनी सावधानी तो बरत ही रहे हैं। जहाँ नहीं बरती जा रही है वहाँ लगाना चाहिए, सख्ती करना चाहिए।
इतना तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में ही समझा दिया था कि लॉकडाउन 4 नए रूप, नए रंग और नए ढंग का होगा। इस नए अंदाज वाले लॉकडाउन के लिए राज्यों से मशविरा मांगा, ये भी पूछा कि राज्यवार स्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन के संपूर्ण एग्जिट प्लान की क्या तैयारी है, क्योंकि लॉकडाउन की सारी बेड़ियां सबकी सहमति से ही काटी जाएंगी। लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती। अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइज कैसे करना है, हाथ को कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, इन बातों का पालन करते हुए अब आपको आगे बढ़ना होगा, वरना अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी पूरे देश की। और जब भूखमरी के कारण इंसान ही नहीं बचेगा तो इस बीमारी से कैसे लड़ेंगे? आप जिंदा रहेंगे तभी तो इस बीमारी से लड़ पाएंगे। आज की जो हालत बन रही है उसमें लोगों का जीवन संकट में है। भूखमरी के कारण लोग मर रहे हैं, पैदल हजारों हजार किलोमीटर के लिए अपने परिवार के साथ निकल पड़े हैं, रोड एक्सीडेंट में लोगों की जान जा रही है। ऐसी तस्वीरें आती हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग ट्रक पे चढ़ रहे हैं, देख के आंख से आंसू निकल आता है। हमको कोरोना के साथ जीने की आदत अभी डालनी पड़ेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोरोना को लड़के खत्म नहीं करेंगे, वो लड़ाई जारी रहेगी लगातार। संक्रमण कैसे फैलने से रोकें, वो जरूरी, उसके सारे प्रयास जारी रहेंगे। और उन प्रयासों को भी प्रधानमंत्री जी, केंद्र लगातार गति देता है, बल देता है। वो एडवाइजरी जारी करते हैं, वो केंद्रीय टीम भेजते हैं, दुनिया भर से जो बेहतर से बेहतर हो सकता है निकल के आता है, उसको हमें देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये किस दिन समाप्त होगा पूरी तरह से आज निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता, और इसलिए लंबे समय तक हम लॉकडाउन भी नहीं रख सकते। हमको संक्रमण रोकने के सारे उपाय करते हुए आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी पड़ेगी, क्योंकि जान तो है ही, लेकिन जान के साथ साथ जहान भी है। एग्जिट प्लान के पूर्ण अमल में अड़चने कहां हैं, ये भी समझते हैं। देश के सिर्फ 6 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोरोना के करीब 78% मामले हैं। कोरोना से 88% मौतें भी इन्हीं राज्यों में हुई हैं। इसीलिए लॉकडाउन को हटाने में इन राज्यों के सामने मुश्किलें सबसे ज्यादा हैं। लॉकडाउन 4 में दिल्ली सार्वजनिक परिवहन और बाजार खोलने के पक्ष में है। हालांकि मॉल, बाजार और सार्वजनिक परिवहन खोलने से पहले दिल्ली सरकार जरूरी निर्देश तैयार करेगी। बाजारों में सभी दुकानों को एक साथ नहीं खोला जाएगा। डीटीसी और मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नियम बनाए जाएंगे। डीटीसी और मेट्रो ने इसकी कवायद पहले से ही शुरू कर दी। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। जो भी एक्टिविटीज़ शुरू हों, एक चीज़ का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, हमेशा मास्क पहन के घर से बाहर निकलना है, और ख़ास तौर से अपने बुजुर्गों का, प्रेग्नेंट महिलाओं का और जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनका खास तौर से ख्याल रखना। देश में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में ही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाने के पक्ष में नहीं है। खास तौर से रेड जोन में लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर निजी दफ्तरों को कम कर्मचारियों के साथ खोलने की संभावना तलाशी जा रही है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ दूसरी दुकानों को खोलने पर विचार हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और नासिक जिले के मालेगांव शहर में 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखेगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसकी लिखित जानकारी दी है। लॉकडाउन 4 की अवधि में भी न तो मेट्रो चलेगी, न ही अंतर्राज्यीय यात्रा की अनुमति होगी। महाराष्ट्र में मुंबई में कुछ पॉकेट्स है, मुंब्रा वगैरह कुछ पॉकेट्स है, मालेगांव जैसे पॉकेट्स है, पुणे में पॉकेट्स है, नवी मुंबई में पॉकेट्स है, जहां ये बड़ा एक संक्रमण हो गया है। और संक्रमण का एक बड़ा अच्छा है कि पिछले दिनों में कंटेनमेंट जोन करने से वहां से कोई आएगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं और बाहर से कोई जाएगा नहीं, इससे बहुत मात्रा में रोका गया है।
राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक परिवहन, सैलून, शॉपिंग मॉल और सिनेमा हॉल को छोड़कर कंटेनमेंट एरिया से बाहर सब कुछ खोल दिया है। रेस्टोरेंट और भोजनालय जितने भी है वहाँ लोग टेक अवे की फैसिलिटी शुरू करने की बात की है, होम डिलीवरी की बात भी की है। वहाँ जाके खाना ला सकते हो और वो आपके घर पे खाना भेज सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे राज्य में सभी कारखानों को खोलने के पक्ष में है। यूपी में निर्माण कार्य को मंजूरी दी जा सकती है, बाजार और दुकानें खुल सकते हैं, सैलून, ब्यूटी पार्लर खुल सकते हैं, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट भी खुल सकते हैं, लेकिन सिनेमा, ऑडिटोरियम, विवाह स्थल पर पाबंदियां जारी रहेंगी। और मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर 23 करोड़ जनता को सुरक्षित माहौल देना, स्वस्थ माहौल देना, उनके रोजगार की व्यवस्था को आगे बढ़ाना और उत्तर प्रदेश के विकास को फिर से द्रुत गति से आगे बढ़ाने की पूरी कार्य योजना हमारे पास है। हम उसको लेकर के आगे चलेंगे। तेलंगाना ने पहले ही 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हैदराबाद और वारंगल समेत 6 रेड जोन वाले इलाकों में कोई छूट नहीं मिलेगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में पाबंदियों के साथ दुकानें खोलने की छूट दी जा सकती है। निर्माण के काम को मंजूरी देने की योजना है, लेकिन निजी ट्रांसपोर्ट पर राहत नहीं मिल रही। बंगाल में निजी बसों और कैब सर्विस को मंजूरी मिल गई है। बस में 20 से ज्यादा यात्री नहीं हो सकते। दुकानों को खोलने की मंजूरी है। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन दुकान में बैठकर खाने पीने की मंजूरी नहीं है। एग्जिट प्लान में किन चीजों को खोला जाए, किन्हें नहीं, उसे लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन एक चीज को लेकर अगर सारे लोग एक मत हैं तो वो है शैक्षिक संस्थान, यानी कि जो स्कूल और कॉलेज हैं उन्हें फिलहाल बंद ही रखा जाए। यही सब मान रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे इन स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने के लिए आते हैं उनकी हिफाजत बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथे चरण के आते आते देश यहां तक तो आ पहुंचा है कि लॉकडाउन से एग्जिट प्लान के बारे में सोचने लगा है। धीरे धीरे कुछ शटर उठ रहे हैं, धीरे धीरे कुछ ताले भी खुल रहे हैं, धीरे धीरे काम धंधों का चक्का भी घूमने लगा है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनके बारे में सोचते ही संक्रमण की चुनौती बड़ी दिखने लगती है। लॉकडाउन के चौथे चरण में प्रवेश के लिए तैयार खड़े देश के सामने ये सवाल है कि स्कूल, कॉलेज कब खुलेंगे। राजस्थान सरकार ने इशारा किया है कि जुलाई से स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन 4 में स्कूलों को खोलना फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा। दिल्ली सरकार ने मॉल्स खोलने के संकेत तो दिए हैं, लेकिन सिनेमा हॉल्स को लेकर अब भी कोई जवाब नहीं है। मल्टीप्लेक्स शुरू करने को लेकर लॉकडाउन 4 में भी कोई उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। जो भारतीय रेल ने सुविधा उपलब्ध कराई है उसमें हमने 1200 ट्रेन, आप कल्पना करिए 1200 ट्रेनें पूरी तरीके से आरक्षित कर दी हैं श्रमिक स्पेशल के लिए, जिसके तहत हम 250 से 300 ट्रेन हर रोज चला सकते हैं। पहली मई से हमने पूरी तैयारी रखी थी कि 250 से 300 ट्रेन रोज चल सके। लॉकडाउन 4 में श्रमिकों के लिए या विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति तो रहेगी, लेकिन सामान्य रेल यात्रा लॉकडाउन 4 में भी शुरू होने की उम्मीद कम दिखती है। भारतीय रेल ने 30 जून तक नियमित रेल की बुकिंग रद्द कर दी। स्पेशल ट्रेन के रूट और संख्या जरूर बढ़ाई जा सकती है। कार्मिक मंत्रालय ने ताजा नियमावली जारी की है, जिसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को घर से ज्यादा काम करने को प्राथमिकता दी गई है। कई विभागों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ई कार्यालय सुविधाओं का लाभ उठाकर बेहतर परिणाम दिए। इसी के आधार पर ज्यादातर कर्मचारियों को अधिक से अधिक दिन घर से काम करने को कहा जा सकता है, या 15-15 दिन के रोटेशन पर कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जा सकता है। सैलून, ब्यूटी पार्लर्स को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने संकेत दिए हैं कि उन्हें लॉकडाउन के चौथे चरण में मुमकिन है खोल दिया जाए। हालांकि अन्य राज्यों में ज्यादातर ने उन्हें बंद रखने पर ही जोर दिया है।
वैसे तो अधिकतर फ्लाइट्स लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहने के संकेत मिलते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड रूट्स पर कम फ्रीक्वेंसी के साथ फ्लाइट्स उड़ाई जा सकती हैं। धीरे धीरे उड़ानों के रूट्स और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएंगी। जब लॉकडाउन में रियायतों की बात हुई तो सबसे पहले ऐसे ही कूलरों और पंखों की बात हुई, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही थी और लोगों को इन सहूलियतों का बहुत ज्यादा इंतजार था। बहरहाल मौसम तो अपना ख्याल भी रख रहा है और साथ में इस तरह के कूलर पंखे आपको थोड़ा सा आराम भी दिलवा रहे हैं, लेकिन राजनीति का तापमान इस लॉकडाउन में भी बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ा खोलने और थोड़ा बंद रखने की सारी कोशिशें लॉकडाउन 4 के साथ साथ लॉकडाउन के एग्जिट प्लान पर एक राय बनाने को लेकर चल रही हैं। लेकिन एक राय होना ही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल कोरोना पर राजनीति के लॉकडाउन का ताला खुल चुका है। लॉकडाउन की गाड़ी राहत की पटरी पर थोड़ी थोड़ी रेंगने लगी। एक मोर्चा सियासत ने भी संभाल लिया है। समर्थन और विरोध की लाल और हरी झंडी को लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सियासत दिखने लगी है। ये उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक ट्रेन चली गई, बिहार में 200 से अधिक ट्रेन चली गई, फिर पश्चिम बंगाल में सिर्फ 7 ट्रेन क्यों गई हैं, छत्तीसगढ़ में मात्र शायद 18 या 44 ट्रेन क्यों गई हैं, राजस्थान में 18 ट्रेन क्यों गई हैं, झारखंड में मात्र 44 ट्रेन क्यों गई हैं। मैं समझता हूं इन सब राज्यों ने जनता को जवाब देना पड़ेगा क्यों वो ट्रेनें नहीं ले रही हैं। इनसे पूछिए कि क्या इन लोगों ने अपने विवेक के अनुसार मजदूरों के लिए ट्रेन का प्रारंभ क्या इन लोगों ने अपने स्तर पर किया कि हम लोगों के लगातार प्रधानमंत्री जी के आग्रह मौखिक रूप से लिखित रूप से करने के बाद दिया। पहले ये बता दें। संपूर्ण एग्जिट प्लान की रूपरेखा तय करने से पहले आर्थिक मजबूती की ऑक्सीजन चर्चा में आई तो सियासत को इसमें भी मुद्दा मिल गया। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। जिस तरह सरकार पेश आई है ये अज्ञानता, अहंकार और असंवेदनशीलता का उत्कृष्ट सम्मिश्रण। एक पैसा राहत में नहीं दिया, एक पैसा। सिर्फ ये घोषणा किए हैं कि ऋण मिलेगा उनको। ऋण मिलेगा तो ऋण को वापस करना होगा ना किसान को। केंद्र सरकार ने आर्थिक मजबूती के लिए मध्यम और निम्न वर्ग पर सबसे अधिक जोर दिया। विपक्ष ने भी आरोपों के कटघरे में खड़ा करने के लिए इसी को चुना। आपदा राहत के माध्यम से जो फंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध उनको हमने राज्यों को करवाया। ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है ताकि इन लोगों को इसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है तो उसमें रोज एक एक वर्ग के बारे में एक घंटा हिंदी अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं, लेकिन पल्ले किसी को नहीं पड़ रहा है। कोरोना से जंग चलेगी, अर्थव्यवस्था भी चलेगी, आत्मनिर्भरता की गाड़ी भी चलेगी। सियासत ने संकेत दिए हैं कि साथ साथ वो भी चलेगी। व्यवस्था के मुद्दे पर भी सियासत होगी। लॉकडाउन की अवस्था और एग्जिट प्लान के पूरी तरह अमल में आने तक हर बात पर राजनीति चलेगी। एग्जिट प्लान पर काम अभी जारी है। सियासत के ब्रेक्स के बीच संपूर्ण लॉकडाउन का एग्जिट प्लान भी देर सवेर सामने आ ही जाएगा। जिंदगी के तमाम रंगों पर ग्रहण की तरह लगा हुआ है कोरोना। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा उन रंगों की चमक वैसी नजर नहीं आएगी, लेकिन जो एग्जिट प्लान है वो जिंदगी के इन रंगों को वापस चमकने के लिए ही है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत।